Good morning, all of you. My name is Dr. Suresh Kumar Meena, working as assistant professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। अच्छा प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें समझ पाएंगे कि एटम क्या होता है। जैसा कि आपने इनिशियल कक्षाओं में पढ़ा है, 9th में, 10th में, 11th में, तो आप लोग वैसे तो जानते होंगे कि एटम क्या होता है। ओके, तो एटम के बारे में सबसे पहले ये है कि एटम की परिभाषा क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एटम। व्हाट इज द एटम, अर्थात परमाणु क्या होता है। अर्थात परमाणु प्रकृति में पाया जाने वाला वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको अपन दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों। या smallest particles which are cannot further divided, we are known to atom. Okay, this is the definition of the atom. अब हम डिस्कस करते हैं कि एटम का कंपोजिशन क्या क्या होता है, अर्थात एटम में कौन कौन से अवयव होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। हम जानते हैं जैसा कि ये कोई परमाणु, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात एटम में जो मिड पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, इसका नाभिक। क्या कहलाता है, नाभिक। ओके, नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस में समाहित होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए नाभिक, अर्थात प्रोटॉन का जो मिड पार्ट होता है वो तो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश पाया जाता है। ओके, ये तो हो गई अपने एटम के कंपोजिशन की बात, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने की। ओके, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की। ठीक है, अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाते हुए अपने जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन सोचते हैं, परमाणु के बारे में विभिन्न प्रकार के जो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे डाल्टन का सिद्धांत है, नील्स बोर का मॉडल है, सोमरफेल्ड की अवधारणा है और रदरफोर्ड की अवधारणा है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन के जो मध्य में होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, नाभिक होता है। इसका सबसे पहले पता किसने किया था, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने एक एल्फा कण और गोल्ड की कोयल, अर्थात उन्होंने एक गोल्ड की कोयल दी थी और उसके ऊपर एल्फा कणों को बौछार करवाया था, बॉम्बार्डमेंट करवाया था। तो हम जानते हैं कि कुछ पार्टिकल्स तो क्या हुए थे, कोयल से बाहर निकल गए थे, अर्थात
बाहर चले गए थे और कुछ पार्टिकल वापस रिटर्न हो गए थे। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई ऐसा कुछ तो है जिससे कुछ पार्टिकल तो बाहर निकल गए और कुछ पार्टिकल वापस रिटर्न हो गए। तो उन्होंने ये आइडिया निकाला कि इसके मिड में जो स्थान होता है वो एल्फा का जैसे धनावेश होता है, उसी प्रकार इनका जो मध्य के स्थान होता है उस पर वो धनावेश होता है। इस प्रकार नाभिक का खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ओके, ये तो होगी अपन एक सिंपल सी बात एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस। ओके, एक यहाँ पे एक आता है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अर्थात प्रकाश जो होता है, यह यूँ कहें कि प्रकाश कभी पार्टिकल फॉर्म में होता है या कभी वेव फॉर्म में होता है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, कई प्रकार कण रूप में पाया जाता है या कई जगह पे वेव फॉर्म में होता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है कभी पार्टिकल फॉर्म में होता है, कभी वेव फॉर्म में होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या अपन प्रकाश के लिए बोल सकते हैं प्रकाश एज ए पार्टिकल होता है या एज ए वेव ऑफ द वेवलेंथ होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस। ओके, यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली इक्वेशंस को अपन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि E बराबर एच न्यू। ओके, एच जो क्या है प्लांक कांस्टेंट होता है। इसी तरह E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, E बराबर एच न्यू और E बराबर mc स्क्वायर। ओके, जब दोनों को अपन इक्वल फॉर्म में रखते हैं एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, या एच न्यू अपॉन सी इक्वल mc, क्वेश्चन नंबर 4, या इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ओके, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि समीकरण 5 से न्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, ओके, यहाँ पर देख के एच न्यू अपॉन सी इक्वल टू एम सी, यानी कि न्यू का मान अपन कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो एच सी इंटू सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स राइट। यहाँ पर सी से सी को कट किया तो क्या आ जाएगा? एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी। ओके, या इसको अपन में लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ओके, सी प्रकाश का वेग है, वी वेलोसिटी है। ओके, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये क्या कहलाएगी? डी ब्रोगली इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है और आपके एग्जाम में आती है, इससे थोड़ा कृपया आप इस पर ध्यान दें और इसके डेराइव करके अपन इसको निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि लैम्डा बराबर एच एम वी या लैम्डा बराबर एच या एम वी पी, यानी कि मोमेंटम, यानी कि समय, पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। अब अपन इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अर्थात किसी भी कण का या किसी भी गति करते हुए कण का संवेग क्या होता है? लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, यानी कि अगर संवेग बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है?
डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है और अपन को यहाँ तक इसको डेराइव करना रहता है। इसी प्रकार अपन इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अर्थात अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि सन 1927 में हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया था, उसको अपन बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। अर्थात उनका ये मानना था कि किसी एक निश्चित समय पर एक निश्चित मोमेंट पर अपन किसी वस्तु या चीज का जो कि ट्रेवल कर रही उसको अपन एक यथास्थिति उसका यथार्थ मापन ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अपना एक रूम है, रूम में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फैन चल रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई किसी एक निश्चित टाइम पर इस फैन की नंबर 1 की पंखुड़ी या नंबर 2 की जो पंखुड़ी होती है उसको आप एक निश्चित समय पर बताइए वो कहाँ रही है, तो ये बताना एक निश्चित नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, जिसको इस समीकरण द्वारा या डेल एक्स इंटू डेल पी एच अपॉन 4 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब अपन पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है और आप लोगों को ये आना भी चाहिए, इसके बिना अपना ज्ञान अधूरा है। क्योंकि अपन को जब एटम के बारे में जानना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एटम इज द सिंपल, एटम की डेफिनेशन सिंपल है। ठीक है, और एटम का कंपोजिशन भी आपके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अपन ये जानते कि भाई एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके एक तो अपन 2 प्रकार के है ना, एक तो कहलाता है ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ओके, यानी कि ऑर्बिट मीन्स होता है कक्ष, इसको अपन बोलते हैं कक्षक। ठीक है, जैसा कि अपन अपनी क्लास में होते हैं, पूरा होल क्या होता है, ऑर्बिट होता है, एक कक्ष होता है। अगर अपन उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कक्षक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट की उदाहरण किसने दी थी, बोर्स। ठीक है, दूसरा, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ऑर्बिट एंड हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन द ऑर्बिटल्स। बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों ही एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और ये पूछा जाता है ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, कक्ष एंड कक्षक में अंतर समझाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स एंड कक्ष और कक्षक में क्या अंतर होता है। कक्ष अर्थात कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अपन किस बेस पे करते हैं, 2n²। अर्थात एक कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, कितने, 2n²। और कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाते हैं, ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग भरे जा सकते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स में केवल मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। ओके, जैसे अब अपन यहाँ समझते हैं, सपोज दैट एटम है, इसके बाहर की ओर KL M। ओके,
K L M, राइट। अर्थात अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिट की, ओके। ऑर्बिट यानी कि कक्ष, ठीक है। कक्ष यहाँ पे K कक्ष, L कक्ष, M कक्ष और N कक्ष, ठीक है। अगर जैसे अपन कर सकते हैं कक्ष में कितने, जैसे अपन सपोज है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, सपोज है 2 how much number of electrons present in the K, या वन ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं 2, राइट। इसी प्रकार L इक्वल टू 2, 2n2 कितने हो जाएंगे 8, ओके। अर्थात इसमें 2 होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह इनको अपन ऑर्बिट को अपन क्या कर सकते हैं, से, ओके। और ऑर्बिटल को अपन ऑर्बिटल्स इक्वल सबसेट, ओके। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे अपन ने बात की थी भाई 2n स्क्वायर द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अपन नेक्स्ट इसको आगे पढ़ेंगे सेल और सब सेल में। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, कक्ष एवं कक्षक। तो ये ध्यान रखना कि भाई कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2n स्क्वायर, जबकि कक्षक में कितने आ सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ध्यान। अब इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था सेल और सबसेल, कोष और उपकोष का जो एग्जाम्पल लिया था अपन ने, ठीक है। तो ना इसी तरह से देखो आप, जैसे अपन ने बात की थी सेल एंड सब सेल, ओके। प्यारे बच्चों इधर देखना, सेल और सब सेल, कोष हुआ कोष, राइट, कोष हो कोष। अब कोष के एल एम एन, के एल एम एन, ओके। और सब सेल होते हैं एस पी डी ओ एफ, ओके। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10, बी में कितने होते हैं एफ में कितने होते हैं 14, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भी 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अर्थात इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे के लिए अपन सपोज दैट 2 × 1 स्क्वायर 2 होंगे, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि 2 के साथ में के में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, इट मीन्स
कौन सा सेल होगा? एस। ठीक है, आप एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार एल की बात करेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितने हो गए? 8। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल में कितने आएंगे? एल फोर्स में 8। ओके, अब 8 आएंगे तो कौन कौन से सब शेयर हो सकते हैं? एस ओ पी, अर्थात एस ओ पी हो सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे। दैट्स राइट। अब अपन बात करते हैं एम के लिए। एम के लिए अगर अपन बात करेंगे कितने हो गए? 18, यानी कि एम सेल में कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा? एस पी डी। कितने सब सेल हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे, P6 में आएंगे, डी में 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 होंगे। इसी प्रकार अपन एन के लिए निकाल देते हैं, 2 यानी कि 32। कितने हो गए? हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन एन सेल या एन कोस? 32। और कितने हो गए सब सेल? एस पी डी एफ। ओके, 2 6 10 और 14, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। तो अपन ने ये जानना जरूरी कि एक तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, सेकंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सबसेल। ये पिक्चर्स अपने मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक एटम के लिए इजी प्रोसेस होता है ना। क्योंकि अगर अपन को इन चीज़ों की नॉलेज न होगी तो अपन आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है उसको अपन आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास भी अपने आप में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है और अपन को आना भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही खूब है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कल फिर और करेंगे। थैंक यू।